है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे थे आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर। नमस्कार, मैं शकील साजिद और एक बार फिर से आप देख रहे हैं DA Plus का शानदार कार्यक्रम शौर्य गाथा। जब भी देश में विनायक दामोदर सावरकर का नाम लिया जाता है तो उन्हें ज्यादातर वीर सावरकर के नाम से ही बुलाया जाता है। वे अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे और इसलिए उन्हें वीर उपनाम मिला, जो एक साहसी व्यक्ति को दिया जाता है। वे स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। वीर सावरकर को काला पानी की जेल के चलते भी याद किया जाता है। अंग्रेजों ने उनको अंडमान की सेलुलर जेल में रखा था, जहां लगभग 12 साल तक वो कैद रहे। जेल में रहने के दौरान उन्होंने एक वैचारिक पुस्तिका लिखी जिसे हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है। वीर सावरकर ने भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा वो हिंदू महासभा के बड़े नेताओं में से एक थे। वे अपने बड़े भाई गणेश से प्रभावित थे, जिन्होंने उनके किशोर जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। 26 फरवरी को हिंदू राष्ट्रवाद के प्रणेता माने जाने वाले विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि है। तो आइए आज हम आपको अपने खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में विलक्षण प्रतिभा के धनी विनायक दामोदर सावरकर के जीवन से जुड़ी खास बातें बताते हैं महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर शौर्य गाथा में। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र तब के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नासिक के पास भागोर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम राधाबाई और पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। उनके 2 भाई गणेश बाबाराव और नारायण दामोदर सावरकर और एक बहन नैनाबाई थी। जब वह केवल 9 वर्ष के थे तब उनकी मां की हैजा की महामारी में मृत्यु हो गई और ठीक 7 साल बाद साल 1899 में प्लेग महामारी के दौरान उनके पिता का भी निधन हो गया। इसके बाद विनायक के बड़े भाई गणेश ने परिवार की भरण पोषण की जिम्मेदारी संभाली। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश जी के व्यक्तित्व का विनायक पर गहरा प्रभाव पड़ा। विनायक ने साल 1901 में शिवाजी हाई स्कूल नासिक से मैट्रिक की परीक्षा पास की। वे बचपन से ही विद्वान तो थे ही, उन दिनों उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी। वित्तीय संकट के बावजूद बाबा राव ने विनायक की उच्च शिक्षा की इच्छा का समर्थन किया। इस काल में विनायक ने स्थानीय युवाओं को संगठित कर मित्र मेलों का आयोजन किया, जो शीघ्र ही इन युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ क्रांति की ज्वाला भी जागृत हो गई। साल 1901 में उनका विवाह रामचंद्र त्र्यंबक चिपलूणकर की पुत्री यमुनाबाई से हुआ। उनके पुत्र विश्वास सावरकर और पुत्री प्रभात चिपलूणकर थे। उनके ससुर ने उनकी विश्वविद्यालय शिक्षा का कार्यभार संभाला। सन 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से BA किया, जहां उन्होंने कई बार देशभक्ति से भरे ओजस्वी भाषण भी दिए। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर उन्हें 1906 में श्याम जी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। साल 1904 में उन्होंने अभिनय भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और 1905 में बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी कपड़ों की होली जलाई। उनके कई लेख इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी प्रकाशित हुए। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से अधिक प्रभावित थे। 10 मई 1907 को उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में 1857 के युद्ध को साक्ष्यों सहित विद्रोह नहीं बल्कि भारत की आजादी का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। जून 1908 में उनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई थी, लेकिन इसकी छपाई की समस्या थी। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। बाद में यह किताब किसी तरह गुप्त रूप में
हॉलैंड से प्रकाशित की गई और इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंच गई। इस किताब में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार द्वारा खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई बताया था। मई 1909 में उन्होंने लंदन से बार एट लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। यह पुस्तक सावरकर जी द्वारा पीक वीक पेपर्स और स्काउट्स पेपर के नाम से भारत लाई गई। लंदन के ग्रेज इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद सावरकर इंडियन हाउस में रहने लगे। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चलाते थे। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। सावरकर ने 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तक का गहन अध्ययन किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने इस बात का भी गहन अध्ययन किया कि अंग्रेजों को कैसे उखाड़ फेंका जा सकता है। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखभाल कर रहे थे। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम्स एट कर्जन वायली को गोली मारने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 8 जुलाई को MS मोरिया नामक जहाज द्वारा भारत ले जाते समय वह एक सीबर छेद के माध्यम से भाग निकले। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को उन्हें पुनः आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो विश्व के इतिहास में पहली और अनोखी सजा थी। सावरकर के अनुसार, मातृभूमि में अपना हृदय पहले ही अपने चरणों में अर्पित कर चुका हूँ। देश की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, यह मानकर मैंने अपनी सेवा के माध्यम से ही ईश्वर की सेवा की है। सावरकर ने अपने दोस्तों को बम बनाने और गोरिल्ला युद्ध की कला सिखाई थी। 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मदन लाल ढींगरा ने एक सार्वजनिक सभा में ब्रिटिश अधिकारी कर्जन की हत्या कर दी। ढींगरा के इस कार्य से भारत और ब्रिटिश में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं। सावरकर ने ढींगरा को राजनीतिक और कानूनी समर्थन दिया, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने एक गुप्त और प्रतिबंधित मुकदमा चलाया और ढींगरा को मौत की सजा सुना दी, जिससे लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र भड़क गए। सावरकर ने ढींगरा को देशभक्त कहकर क्रांतिकारी विद्रोह को और तेज कर दिया था। सावरकर की गतिविधियों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें हत्या की योजना में शामिल होने और भारत में पिस्तौल भेजने के अपराध में फंसा दिया, जिसके बाद सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सावरकर पर आगे मुकदमा चलाने के लिए उन्हें भारत ले जाने पर विचार किया जा रहा था। जब सावरकर को भारत जाने की खबर पता चली तो उन्होंने अपने मित्र को पत्र में फ्रांस में रुकते हुए जहाज से भागने की योजना लिखी। जहाज रुक गया और सावरकर खिड़की से बाहर निकलकर समुद्र के पानी से तैरकर भाग निकले, लेकिन उनके मित्र के आने में देर होने के कारण उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर की गिरफ्तारी से फ्रांसीसी सरकार ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भी किया। 7 अप्रैल 1911 को नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र केस के तहत उन्हें काला पानी की सजा पर सेक्युलर जेल भेज दिया गया। उनके मुताबिक यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ कैदियों को नारियल छीलकर उससे तेल निकालना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कोल्हू में बैल की तरह काम करना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें जेल के आसपास और बाहर के जंगलों को भी साफ करना था और दलदली भूमि सहित पहाड़ी के क्षेत्रों को समतल करना पड़ता था। और भगवान न करे अगर वे थकान के कारण रुक जाते तो उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। उन्हें बेंत और कोड़ों से पिटाई की जाती थी। इसके बावजूद उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया गया। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 2021 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। साल 1921 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के आग्रह पर उन्हें ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर रिहा किया गया। लेकिन 2 मई 1921 को दोनों सावरकर भाई SS महाराजा नाम के एक ही स्टीमर से भारत की मुख्य भूमि पर पहुंचे और उन्हें रत्नागिरी जेल में रखा गया। बाद में उन्हें पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल ले जाया गया।
यहाँ उन्होंने हिंदुत्व पर एक शोध पुस्तक लिखी। 6 जनवरी 1924 को उन्हें कुछ शर्तों के साथ यरवदा जेल से रिहा किया गया। सरकार की अनुमति के बिना रत्नागिरी जेल से बाहर नहीं जाएंगे और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। मई 1924 में रत्नागिरी में प्लेग का प्रकोप हुआ। इस कारण सरकार को नासिक जाने की अनुमति मिल गई। वहां उन्होंने हिंदुओं के उत्थान के लिए काम किया। सरकार की अनुमति से वह भागोर गए, लेकिन लोगों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के कारण उन्हें फिर से रत्नागिरी लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी प्रतिबंधित स्वतंत्रता की अवधि बढ़ा दी गई और अतः 4 जनवरी 1937 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 1 अगस्त 1937 को वह बाल गंगाधर तिलक की डेमोक्रेटिक स्वतंत्रता पार्टी और बाद में हिंदू महासभा में शामिल हो गए। इसी बीच 7 जनवरी 1925 को उनकी बेटी प्रभात का जन्म हुआ और मार्च 1925 में उनकी मुलाकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से हुई। वहीं 17 मार्च 1928 को उनके बेटे विश्वास का जन्म हुआ। फरवरी 1931 में उनके प्रयासों से बंबई में पतित पावन मंदिर की स्थापना हुई, जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुला था। 25 फरवरी 1931 को सावरकर ने बंबई प्रेसिडेंसी में अस्पृश्यता उन्मूलन पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1937 में कर्णावती अहमदाबाद में आयोजित अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद उन्हें फिर 7 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया। 15 अप्रैल 1938 को उन्हें मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1937 को नागपुर की एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने अलग पाकिस्तान के लिए चल रहे प्रयासों को विफल करने के लिए प्रेरित किया। 22 जून 1941 को उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। 9 अक्टूबर 1942 को उन्होंने चर्चिल को भारत की स्वतंत्रता का अनुरोध करते हुए एक टेलीग्राम भेजा। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्षधर रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के साधनों के संबंध में गांधी और सावरकर के विचार बिल्कुल भिन्न थे। वे 1943 के बाद दादर में रहे और 16 मार्च 1945 को उनके भाई बाबूराव की मृत्यु हो गई। 19 अप्रैल 1945 को उन्होंने अखिल भारतीय रजवाड़ा हिंदू सभा सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसी साल 8 मई को उनकी बेटी प्रभात की शादी थी। अप्रैल 1946 में बॉम्बे सरकार ने सावरकर द्वारा लिखित साहित्य पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। इसके बाद 1947 में उन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया, जिसका समर्थन हिंदू सभा के नेता और संत महात्मा रामचंद्रन वीर ने भी किया था। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने सावरकर सदांतों में भारतीय तिरंगे और भगवा ध्वज के 2-2 झंडे फहराए। इस मौके पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुझे आजादी मिलने की खुशी है, लेकिन मुझे दुख है कि यह खंडित है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सीमाएं नदियां और पहाड़ों तथा संधियों से निर्धारित नहीं होती, वे देश के युवाओं की वीरता, धैर्य, बलिदान और शौर्य से निर्धारित होती हैं। 5 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उनके छोटे भाई नारायण का 19 अक्टूबर 1949 को निधन हो गया और 4 अप्रैल 1950 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की दिल्ली आगमन के पूर्व संध्या पर उन्हें सावधानी पूर्वक बेलगाम जेल में रखा गया। मई 1952 में पुणे की एक विशाल बैठक में अभिनव भारत संगठन को उनके उद्देश्यों की पूर्ति के बाद भंग कर दिया गया। यहाँ बता दें कि सावरकर पर गांधी की हत्या में सहयोग होने का आरोप था, जो साबित नहीं हो सका। यह भी सत्य है कि महात्मा गांधी और सावरकर बंधुओं का परिचय बहुत पुराना था। गांधी जी भी उन लोगों में से थे जो सावरकर बंधुओं के व्यक्तित्व के कई पहलुओं से प्रभावित थे और उन्हें नायक कहकर बुलाते और मानते थे। अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि प्रबल राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर का निधन कैसे हुआ। आमतौर पर यह माना जाता है कि उन्होंने खुद अपने लिए इच्छा मृत्यु जैसी स्थिति चुनी थी। उनका निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। उससे ठीक 1 महीने पहले से उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया था। माना जाता है इसी उपवास के कारण उनका शरीर कमजोर होता गया और फिर 82 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। दरअसल काला पानी की सजा ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डाला था। सावरकर ने अपनी मृत्यु से 2 साल पहले यानी 1964 में आत्महत्या और आत्मसमर्पण नाम का एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु के समर्थन को स्पष्ट किया था। इसके बारे में उनका कहना था, आत्महत्या और आत्मत्याग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। अपनी मौत से वो यह बताने में कामयाब रहे।
है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।